सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये प्ले बहुत ही इजी प्ले है, जस्टिस। और इस प्ले को आप लोगों ने बार बार पढ़ा है, टीजीटी में भी पढ़ा है, तो ये प्ले आप सभी जानते हैं। हम बहुत जल्दी से इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये प्ले फटाफट खत्म हो जाए। सबसे पहली बात, जस्टिस के यदि बारे में हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि जस्टिस कैसा प्ले है। एक तरह से कौन सा प्ले है, किसका, 20वीं सेंचुरी का प्ले है। सोशल ट्रेजेडी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोशल ट्रेजेडी। अब जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो जो सोशल ट्रेजेडी होता है 20वीं सेंचुरी में, और जो पहले ट्रेजेडी था एरिस्टोटलियन थ्योरी पे या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी, उसमें और इसमें अंतर क्या है? तो अगर आप बात करें, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो हीरो होता था वो बहुत हाई सोशल रैंक का होता था। ठीक है, किसी ट्रेजिक फला से जो है ग्रसित होता था। लेकिन यहाँ पे जो सोशल ट्रेजेडी होगा, इसका हीरो एक सामान्य व्यक्ति होगा, एक बहुत ही लोअर क्लास का सिंपल व्यक्ति होगा, कॉमन मैन होगा। और एक दूसरी बात है कि सोशल फ्लॉ कोई उसके अंदर नहीं होगा, बल्कि जो समाज की प्रॉब्लम है वही उसको जो है इस तरह से फंसा के रख देंगी। जो सामाजिक कंडीशन है वो उसको इस तरह से उसके पैरों को बांध देंगी कि वो व्यक्ति एक दिन इसमें परेशान हो जाएगा और मौत को गले लगाएगा, अपने जीवन से हार जाएगा। तो ये है कुल मिला के जो बेसिकली बड़ा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेजिक फला है वो उस व्यक्ति के अंदर कम, बल्कि जो समाज है, समाज की गतिविधियां हैं, सामाजिक जो रूल्स रेगुलेशन है, जो सामाजिक इन्वायरमेंट है, वो यहाँ पे जो है ट्रेजिक फला की तरह काम कर रही हैं, उसको बर्बाद करने पे टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं। अब जस्टिस में अगर बात देखें तो जो आपका हीरो है उसकी सिर्फ इतनी ही गलती है कि उसने एक महिला जो है, उसका पति उसको रोज पीटता है, रोज पिटाई करता है, दारू पी के आता है, लात घूसे डंडा से पीटता है, गर्दन को दबा देता है। ठीक है, बहुत बुरा हाल है। अगर उस लड़की से, उस औरत से अगर इसको प्यार हो गया है, उसकी जीवन बचाना चाहता है, उसको अपने पति से दूर ले जाना चाहता है, तो बताइए कौन बड़ी गलती कर दी इसने? ऐसा ही करने की कोशिश करता है हमारा हीरो। अब गलती आपको लग रहा है कि इसने 9 को 90 कर दिया। भाई उस समय उसके हिसाब से सिर्फ वही एकमात्र सोल्यूशन था। कोई वो अमीर जादे का तो लड़का था नहीं कि बाप की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो भाई अपने उनको जो है अपने पास में रख ले या लेके चला जा बेच के, कुछ ऐसा है नहीं। तो उसके पास जो भी सिचुएशन बनता है, जिस तरीके से भी वो कर सकता था उस समय, एट वंस उसको इतना ही समझ में आया कि 9 को 90 बना दें तो शायद काम हो जाए। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि लोग तो देखिए, अब दो लोग हैं, जिस कंपनी में काम करता है उसका नाम बताएंगे? जिस इस कंपनी में काम करता है, कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ द कंपनी? जल्दी बताइए, फास्ट। नाम क्या है? जेम्स हाउ एंड सन्स। ठीक है, यही कंपनी का नाम है ना, जेम्स हाउ एंड सन्स को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक फर्म है और उस फर्म में ये काम करते हैं, वहां पे ये जूनियर क्लर्क हैं। और इसके अलावा जो है उस कंपनी के दो मालिक हैं, जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ। जो जेम्स हाउ हैं थोड़े से स्टर्न है, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन है। वाल्टर हाउ बहुत ही सिंपल टाइप के, थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वाले पर्सन है। और यही वजह है कि जब पकड़ लिया जाता है तो वाल्टर सोचते हैं नहीं पिताजी छोड़ देते हैं, धमका के छोड़ दो, क्या है। लेकिन पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं नहीं बेटा, अगर इसने गलती की, इसको सजा नहीं देंगे तो ये गलत होगा, और इसलिए पुलिस को बुला देते हैं। यहाँ पे भी बात ये बताओ, एक तुम अपने छोटे से सिद्धांत के लिए एक गरीब आदमी की अंत में क्या मिला तुमको? अंत में उस व्यक्ति की जीवन चली गई। वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान हो गया पुलिस और इन सब चक्करों से कि अंत में उसने जीवन को खत्म करना ज्यादा उचित समझा, न कि इस दुनिया में रहना। और तुम सिद्धांतों की बात करते हो। यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग सिर्फ सिद्धांतों की बात करते रह जाते हैं, गरीब आदमी जो है पिसता चला जाता है। तो वो है यहाँ पे। फिर उसके बाद से विलियम फाल्डर, आप सभी को मैंने बताया कि 23 साल का जो है लड़का है, जूनियर क्लर्क है, जेम्स हाउ एंड सन कंपनी में काम करता है ये फर्म में। और क्या करे बेचारा, जितना भी इसका है मेहनत करता है, उसी दौरान जो है इसको प्यार हो जाता है यूथ से, और यूथ की जो प्रॉब्लम है उसमें ये उसके साथ खड़ा रहता है। और ये डिसाइड करता है कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, तेरे पति के डर से। तो ये बताओ कहां भगा के ले जाएगा? ये उसको भगा के कहां ले जाना चाहता है? उसको कहां लेके जाना चाहता है? कैन एनीवन टेल? उसके दुख से दूर करने के लिए कहां उसको भगा के ले जाना चाहता है? कैन एनीवन टेल? फास्ट।
जल्दी बताइए। साउथ अमेरिका। कोमल जी जवाब नहीं दे रही हैं आप, देख लो ऐसे यही मैं कह रहा हूं कि जिन चीजों को आप बहुत आसान समझते हैं ना, कल वो आपको धोखा देने वाला है। वो आपको ऐसा धोखा देगा जैसे सबको लगता था अरे ये तो जस्टिस में क्या ही है, ये तो बहुत आसान है। साउथ अमेरिका में कौन सी जगह, ये तो बहुत बड़ा बड़ा बता दिया आप। एग्जाम में साउथ अमेरिका नहीं दिया तो क्या करोगे, ये तो आइलैंड का नाम बता दिया आप। तो उसका नाम क्या है, चिली। चिली वो जगह है जहां पे उसको भगा के ले जाना चाहता है। चिली में प्लान है उसको लेके जाने का। ठीक है, आपने पूरा पूरा महाद्वीप का नाम बता दिया, कंटिनेंट। आपसे छोटे से देश के नाम पूछा गया था। तो ये सारी चीजें हैं भाई। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है चिली लेके जाना चाहता है, उसको कहते हैं ना जिसको प्यार करते हैं हम, उसको हर बुरी परछाई से दूर रखना चाहते हैं। उसके पति ने उसको इतना टार्चर किया है कि वो चाह रहा है कि उसका पति और बुरी साया दूर दूर तक न नजर आए, इतना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन प्यार का क्या होने वाला वो देख लीजिए। जब 990 पता चल जाता है तो फिर उसके बाद पुलिस को बुला के इनको जेल में डाल दिया जाता है, फिर इनके खिलाफ चलता है मुकदमा। अब जब मुकदमा चलता है तो वहां पे फिर एक एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है कि मुकदमे में सरकार की तरफ से कौन है और इनकी तरफ से डिफेंस का लायर कौन है। तो जो इनका लायर है डिफेंस का, उसका नाम क्या है, हेक्टर फ्रोम। डिफेंस का लायर कौन है, हेक्टर फ्रोम। और जो क्राउन की तरफ से लड़ता है वो कौन है, वो है हैरोल्ड क्लीवर। अब आप लोग को एक टेक्निक बता रहा हूं उसको याद करने का। फाल्डर टेक्निक क्या है, फ्रोम और एफ एफ, एफ का मतलब फ्रोम और एफ का मतलब फाल्डर। इसी तरह से सी सी, सी का मतलब, सी का मतलब क्लीवर और सी का मतलब क्राउन। तो जो क्लीवर हैं वो क्राउन की तरफ से, सरकार की तरफ से हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो आई होप याद रखेंगे एफ एफ सी सी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी आप लोगों ने गाल्सवर्दी से कितने ज्यादा, टीजीटी में 10 क्वेश्चन पिछली बार आया था, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन आप में से बहुत से लोग गड़बड़ करके चले आए, बहुत क्वेश्चन गाल्सवर्दी के गलत करके चले आए। जज महोदय हैं वो बाद में निर्णय देते हैं, ठीक है। और गवर्नर महोदय हैं जो जेल में जहां पे ये रहता है उसके हेड रहते हैं। अब ध्यान दो इसके साथ क्या क्या होता है। जब भाई ये कहते हैं जो जेम्स जो आपके हेक्टर फ्रोम साहब हैं, जब ये वहां पे इनका केस लड़ा जाता है तो कहते हैं कि मेरा जो क्लाइंट है उससे गलती हो गई। गलती इस तरह से नहीं हुई है, गलती वो भाव में आके उसने गलती कर दी है और इस तरह के मिस्टेक को मिस्टेक नहीं माना जाता, उसको माफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। वो बोलते हैं कि टेम्पररी इंसेनिटी। ये कहते हैं कि जो मेरा क्लाइंट है इसने जो फोर्जरी की है, मैं इस बात को मना नहीं करता हूं कि इसने फोर्जरी की है, लेकिन ये फोर्जरी किस कंडीशन में किया है, किन परिस्थितियों से प्रॉब्लम में आके इसने किया है। तो ये कहते हैं कि इसकी जो परिस्थितियां थी बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस में था ये, यूथ की सफरिंग की वजह से, और इसलिए टेम्पररी इंसेनिटी में आ गया, यानी थोड़े समय के लिए पागलपन में आ गया, उसका दिमाग काम नहीं किया। और वो जो थोड़ी देर के लिए दिमाग उसका काम नहीं किया, इसी में उससे 9 से क्या हो गया, 90 हो गया। अब होता क्या है, जब केस हारना होता है ना तो आप गलत तर्क कर देते हैं। और क्या करें, क्योंकि वकीलों में वहां पे वकील की भाषा में जो न्याय की भाषा है वहां पे कहीं पे प्रेम और ये जो है इमोशन, इन सारी चीजों का बहुत रोल भी नहीं है ना, तो करेंगे क्या। तो ये अपनी तरफ से बेचारे कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब रिबटल होता है और सरकार की तरफ से जो आता है वकील क्लीवर, वो पूरी तरह से खत्म कर देता है इनको कहता है कि ये बताइए फाल्डर को आप कोई ऐसा समझ रहे हैं, फाल्डर ने पूरी प्लानिंग के साथ जो है क्राइम किया है। तुम कह रहे हो थोड़ी देर के लिए भाग गया था, ये पूरी क्राइम इसने प्लानिंग के साथ किया है। उसने पूरी तरह से ये प्लान किया कि मैं 9 से 90 कैसे बदलूंगा, फिर उसके बाद यहाँ दूंगा, ऐसे करूंगा, फिर उसके बाद सही समय पर वेट करता रहा और फिर उसके बाद ये कहा कि तुम यहाँ आ जाना और फिर उसको लेके भाग जाएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग है और इस तरह से क्या हो गया
कि आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि उस समय इंसेन था, ये तो सेन था, पूरा इसका दिमाग काम कर रहा था। और इस तरह से जो है इनका जो वकील है वो अपने पक्ष को रख नहीं पाता है। और फाइनली जज साहब ने कमेंट दिया। जज साहब ने कहा कि जज इंस्ट्रक्ट द ज्यूरी, वो ज्यूरी से कहते हैं कि लॉ इज व्हाट इट इज, लॉ वो है जो है, न्याय न्याय होता है, एंड इमोशनल मोटिव्स डू नॉट एग्जीक्यूट एक्सक्यूज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। और आप इमोशनल चीजों को रखकर ये नहीं कह सकते कि भैया कोई व्यक्ति क्राइम करे और क्राइम करने के बाद आके कह दे कि भैया चाकू जब मैंने मारा था ना तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, इसलिए मैंने उस समय चाकू मार दिया, और चाकू मार के मैं नींद में ही चाकू को अंदर खूब जोर से घुमा दिया था और वो व्यक्ति मर गया। मैं क्या करूं, उस समय मैं थोड़ी देर के लिए दिमाग मेरा काम नहीं किया था। तो क्या ये सब सारी चीजें चलेंगी? तो वही कह रहे हैं कि भैया ये जो इमोशनल मोटिव्स है, इन सारी चीजों से जो है क्राइम का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से तो सब कोई क्राइम करके आगे कहेगा भैया ऐसा हो गया था, हम उस समय दिमाग नहीं सही था, हर कोई क्राइम ऐसे ही करता है। ही वांट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियनिज्म, और इस तरह कहते हैं ह्यूमैनिटेरियनिज्म का बैकग्राउंड जो है ग्राउंड वो काम नहीं करेगा न्यायालय में। और इस तरह से जो है जूरी ने फाइनली जो है इनको गिल्टी घोषित कर दिया। और फिर ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन की सजा कितनी मिलती है? 3 years ऑफ पिनल सर्विट्यूड, यानी इनको 3 साल की सजा मिलती है, सश्रम कारावास की सजा मिलती है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम जब तीसरे एक्ट में आते हैं तो यहाँ पे सिटिंग गवर्नर का ऑफिस है प्रिजन में, क्रिसमस टाइम है। यहाँ फिर ध्यान दीजिए, जो र्यूथ हनीवेल है वो बहुत प्यार करती है, जिसको पता चलता है मेरी वजह से बेचारा जेल में चला गया, वो आती है इससे मिलने के लिए, वो इससे मिलना चाहती है। ध्यान रखिएगा, इनको सॉलिटरी रिफाइनमेंट दिया गया है। ये बहुत ही खतरनाक कन्फाइनमेंट होता है जिसमें आप किसी से बात नहीं करते, आपको एक छोटे से कमरे में रख दिया जाएगा, एक छोटा सा होल होगा और उसके थ्रू बस आपको खाना बीच बीच में दे दिया जाएगा, आपको ना किसी से बात करना है ना किसी सोचो। तो ये बहुत बुरा हाल हो जाता है, ये बिल्कुल पागल जैसा हो गया, इसका वेट लगातार गिरने लगा और पूरी तरह से इसका शरीर एकदम नर्वसनेस होने लगा, अपने आप से बहुत बातें कर रहा था। तो धीरे धीरे इनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई। कोक्सन विजिट द प्रिजन टू आस्क द गवर्नर लेट फाल्डर सी र्यूथ। फिर कोक्सन यहाँ आता है प्रिजन में और गवर्नर से कहता है कि जो र्यूथ है उससे प्लीज आप फाल्डर को मिल लेने दीजिए, जो उसकी पत्नी तो नहीं है, पत्नी तो नहीं है, हालांकि ये रूल के खिलाफ है। अब उसमें नियम है कि कोई भी महिला किसी व्यक्ति से तभी मिल सकती जब उसकी पत्नी हो। अब पत्नी न होने की वजह से ये फिर नियम कानून का सहारा लेता है, कहता है कि भैया तुम र्यूथ से आप मिल नहीं सकते क्योंकि सिर्फ पत्नी से ही मिल सकते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से इसको मना कर दिया जाता है कि भाई गवर्नर कहता है मैं नियम को नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, विजिट के लिए जो नियम है मैं उसको तोड़ नहीं सकता और इसलिए मैं केवल डॉक्टर को अलाउ कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, यहां भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं दिखाया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जो है आप की जो सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे थोड़ा सा नियम से हटकर सामने वाले को हेल्प करना चाहिए, लेकिन हेल्प बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे वो बहुत इस समय नर्वस है, परेशान है, हो सकता है थोड़ा सा उससे बात करता तो उसको अच्छा महसूस होता, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता है। फिर एक दृश्य आता है जिसे म्यूटेड सीन कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूटेड सीन। इसमें क्या होता है, पावरफुल सीन सोज फाल्डर एलोन इन द सेल। एक पावरफुल सीन है जिसमें जो आपका फाल्डर अकेले है सेल में। ही हियर्स अदर प्रिजनर बैंगिंग ऑन द डोर, और उसे ऐसा लगता है जैसे दूसरे प्रिजनर जो है उसके डोर पे बहुत जोर जोर से मार रहे हैं। तो ये दृश्य को जो है दिखाया गया है कि वो किस तरह अजीब सा डरा हुआ महसूस कर रहा है। अब इसके क्लाइमेक्स में क्या होता है कि ओवरकम बाय द हॉरर ऑफ साइलेंस एंड आइसोलेशन, जब वो किसी तरह से आइसोलेशन और हॉरर के साइलेंस से ओवरकम होता है, फाल्डर जो है फ्रेंटिकली बीट्स हिज फिस्ट अगेंस्ट द सेल डोर। फाइनली जो है इतना ज्यादा वो पागलपन टाइप का हो जाता है कि अपने फिस्ट को, अपने मुट्ठी को बार बार जो है सेल डोर के ऊपर मारने लगता है, बहुत जोर जोर से अपने हाथ को बिल्कुल घायल कर लेता है, अजीब सा चिल्लाने लगता है। तो ये दृश्य जो है बहुत ही खतरनाक है। और ये उस समय ये जो दृश्य है, आप सभी को मैं बता दूं कि इस इनके नाटक को देखने के लिए उस समय के बहुत बड़े एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो वो आए थे और उन्होंने जब इस दृश्य को देखा और ये दृश्य ने बहुत इम्पैक्ट डाला, और इसके बाद से वहां पे इंग्लैंड में जो है जो सॉलिटरी रिफाइनमेंट हुआ, इसके बाद उसमें सुधार किया गया इस दृश्य को देखने के बाद से।
तो ये लोग बड़े राइटर हैं, ये लोग जो लिखते हैं उससे समाज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो द सीन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन रियल लाइफ प्रिजन रिफॉर्म, जो रियल लाइफ में प्रिजन रिफॉर्म हुआ तो उसके लिए सीन बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट साबित होती है, इंस्ट्रूमेंटल साबित होती है। फाइनली जो है 2 साल के बाद इनको छोड़ दिया जाता है, 3 साल की सजा नहीं पूरा करना पड़ता, 2 ही साल बाद छोड़ दिया जाता है। और फाल्डर हैज बीन रिलीज ऑन अ टिकट ऑफ लीव, इनको पैरोल पे छोड़ा जाता है। पैरोल पे छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपको एक निश्चित समय के बाद लगातार आते रहना पड़ेगा और अपना साइन करके जाना है, ये होता है नियम। तो अब जो है, अब देखते हैं क्या होता है। रियूथ फेथ, रियूथ इसी दौरान रियूथ के साथ क्या होता है, ये कोक्सन को बताती है कि ड्यूरिंग फाल्डर इम्प्रिजनमेंट, जब फाल्डर इम्प्रिजनमेंट में था तो उस दौरान उसने क्या किया, एक जो उसका एम्प्लॉयर था जिसके वो काम करती थी उसी की वो मिस्ट्रेस बन गई, उसी की एक तरह से रखायल बन गई आप कह लीजिए, टू सपोर्ट हर चिल्ड्रेन एंड अवॉइड हर हस्बैंड, क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो हर समय उसको मारने पे उतारू रहता था। तो उसने कहा ऐसे व्यक्ति से रहना तो ठीक है, किसी के मिस्ट्रेस बन के रह जाओ और अपने बच्चों को शायद कुछ इसी बहाने सपोर्ट कर पाए। तो बहुत बुरा जीवन रूथ का चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। फाल्डर जो है अराइव्स एट ऑफिस, फाइनली जो है फाल्डर यहीं आते हैं, फिर से जेम्स हाउ एंड सन कंपनी में आते हैं। ही इज पेल, बहुत ही पेल दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं। ब्रोकन, अनेबल टू कीप अ जॉब बिकॉज ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से अपनी जॉब को जारी नहीं रख पा रहे हैं। एंड नीड टू सपोर्ट टू द पुलिस, ठीक है, और जो है नीड टू द रिपोर्ट टू द पुलिस, तो इनको बार बार पुलिस के पास रिपोर्ट करना होता है। तो हर कोई देखता है पुलिस थाने क्यों जाता है, तो ऐसे लोगों को जल्दी काम वगैरह सही से मिलता नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पे जेम्स हाउ इनकी दशा देख के और कोक्सन की रिक्वेस्ट से तैयार हो जाते हैं, ठीक है, इनको जॉब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम तुम्हें दोबारा जॉब दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, ये शर्त बहुत भयानक रखते हैं। ये कहते हैं कंडीशन ये है कि देखो तुम एक काम करो, जो यूथ है उसको तुम छोड़ दो। यूथ जो है एक शादीशुदा औरत है, तुम उसके साथ जो तुम्हारा ये इमोरल अफेयर है उसको तुम पूरी तरह से छोड़ दो, उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वो सही नहीं है। तो अब जो है जब ये सुनते हैं तो फिर इनको बहुत लगता है कि समाज इनसे इतनी परीक्षाएं ले रहा है। फाल्डर रिफ्यूज कर देते हैं टू गिव अप रूथ, कहते हैं मैं रूथ को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आई सी इज ओनली थिंग दैट ही हैज लेफ्ट, केवल एक ही चीज तो उसके पास है, रूथ है, उसका प्यार है। रूथ ऑफर्स टू लीव हिम, लेकिन रूथ खुद कहती है भाई तुम चिंता मत करो, मुझे छोड़ दो, कोई बात नहीं है। सो ही कैन हैव द, तो खुद अपनी तरफ से कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगी, तुम अपनी जॉब को करो, ठीक है। ये देख के, ये सुन के जो फाल्डर है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसी दौरान जो है द डिटेक्टिव सर्जेंट अराइव्स एट द ऑफिस, डिटेक्टिव जो है वो ऑफिस में आता है, ठीक है। और अब की बार ये क्यों ऑफिस में आ रहा है, टू अरेस्ट फाल्डर अगेन, फाल्डर को दोबारा अरेस्ट करने के लिए, बिकॉज ही फेल्ड टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन एज रिक्वायर्ड बाय द पैरोल, क्योंकि इसे पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करना था टाइमली और ये रिपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसको वो गिरफ्तार करने आ जाता है। इसी दौरान जो है फाल्डर एक किनारे में चला जाता है, फाल्डर इज कॉर्नर्ड। द डिटेक्टिव रिवील्स फाल्डर आल्सो फोर्ज अ रेफरेंस, इसने ये भी डिटेक्टिव ने बताया कि फाल्डर ने एक और गलत काम किया है, उसने एक रेफरेंस लेटर को गलत तरीके से यूज किया, फोर्ज किया है टू गेट अ प्रीवियस जॉब, यानी प्रीवियस जॉब को पाने के लिए इसने गलत तरीके से रेफरेंस लेटर को यूज किया है, फोर्ज तरीके से किया है, दूसरे का यूज किया है। तो ये फिर यहाँ पे गड़बड़ है, फिर यहाँ पे भी जो है अब इसको क्या होगा, 2 प्रकार की सजा इसके साथ हो गई। एक तो डॉक्यूमेंट की इसने फोर्जरी की है और दूसरा ये है कि ये पैरोल पे था तो इसने साइन क्यों नहीं किया। तो अब जो है फाइनली इसके जीवन में बहुत कष्ट में हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। रियलाइजिंग ही इज गोइंग बैक टू प्रिजन, कि अब उसे फिर से प्रिजन जाना पड़ेगा और प्रिजन की जो दासता है, कन्फाइन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसको सोच के ही वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और वो क्या करता है, फाइनली जो रसेस इनटू द आउटर ऑफिस, वो आउटर ऑफिस की ओर भागता है, थ्रोज हिमसेल्फ डाउन टू द स्टोन स्टेयरकेस, और वहां से जो है स्टेयरकेस से अपने आप को फेंक देता है, वहीं से ऊपर से नीचे की ओर कूद जाता है और इस तरह से उसकी गर्दन टूट जाती है और वहीं पे तुरंत वो मर जाता है। बहुत दुख का विषय है। कोक्सन स्टैंड ओवर फाल्डर्स बॉडी, फाल्डर कोक्सन वहां तेजी से दौड़ के आता है, उसे बहुत दया आती है क्योंकि वो देख रहा है कि उसके जीवन में किस तरह से कष्ट चल रहा है। और फाइनली वो सबकी ओर देखते हुए कहता है कि नाउ नो वन
विल टच हिम नाउ, अब कोई इसे टच नहीं कर सकता, नेवर अगेन, आप कभी नहीं टच कर सकता। ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, अब ये जेंटल जीसस के साथ सेफ है, क्योंकि अभी इस दुनिया में नहीं रहा, अब जीसस के पास ही चला गया, वही से सेफ रखेंगे। यहाँ तो इसके जीवन जीने ही नहीं पा रहा था, हर समय इसके जीवन जीने के लाले पड़े थे। तो इसी के साथ ये प्ले खत्म हो जाता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, सभी बताएंगे क्लियर है सभी को, एकदम अच्छे से समझ में आ गया सभी को। अब इसके कुछ कोटेशन है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस इज द मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट इन द पार्टिंग बुश रोल्स ऑन इटसेल्फ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड बट द क्वालिटी ऑफ जस्टिस इज। नो वन विल टच हिम नाउ, यही वाला सबसे फेमस है, ये कई बार आ भी चुका है आपके एग्जाम में। और ये वाला एक आप सभी को बताना चाहूंगा, ये वाला इट इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जेम्स हाउ जो है सिर्फ इसलिए सजा देने के लिए उसको तैयार हो जाते हैं, पुलिस को बुला के बार बार रोकता है इनका बेटा कि मत करिए ऐसा, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मैटर की बात है, मैटर ऑफ प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल की बात है, इसलिए मैं उसको जरूर पुलिस को करूंगा। तो ये आपका लाइन है। नो बडी विशेस यू हार्म बट दे डाउन यू ऑल द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है। कई बार ऐसा हमें लगता है ना, कोई भी हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता, ठीक है, लेकिन दे डाउन यू ऑल द सेम, लेकिन ये है कि हर कोई आपको नीचे गिराना चाहता, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है फिर भी आपको नीचे गिरा रहा है। मतलब आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ जा रही है कि हर तरह से आप केवल धोखे ही खा रहे हैं, गच्चे ही खा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि आपको नहीं लगता कि आपका कोई दुश्मन है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्ले है, आई होप कि सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। बस देख लें कितना मिनट हुआ, कितना कम करते करते भी टाइम हो जाता है। चलिए जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन बहुत फास्ट करते हैं। टू विच लिटरेरी जॉनर द जस्टिस प्राइमरली बिलोंग, बताइए किस लिटरेरी जॉनर से बिलोंग करता है। तो ये सोशल ट्रेजेडी है, प्रॉब्लम प्ले आप बोल सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ फर्म वेयर फाल्डर वर्क, क्या नाम है लॉ फर्म का। तो जेम्स हाउ एंड सन, ये नाम है। जल्दी जल्दी आप लोग देखें कितने नंबर आ रहे हैं, बहुत फास्ट कर रहा हूं। व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट ऑन द चेक दैट फाल्डर अल्टर्ड, ओरिजिनल अमाउंट क्या था जिसको फाल्डर करते हैं 9 को 90 में बदल देते हैं। हु इज मैनेजिंग क्लर्क हु डिस्कवर द फोर्जरी, बताइए कौन फोर्जरी को पकड़ता है। तो रॉबर्ट कोक्सन, ध्यान रखिएगा, ये सीनियर वहां पे क्लर्क हैं, मैनेजिंग क्लर्क है, यही पकड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई डज फाल्डर कमिट द फोर्जरी, फाल्डर क्यों कमिट करते हैं फोर्जरी की, क्योंकि ये टू टेक रूथ हनीवेल अवे फ्रॉम हर एब्यूसिव हस्बैंड, क्योंकि उसके एब्यूसिव हस्बैंड से दूर ले जाना चाहते हैं। व्हाट डिफेंस डज हेक्टर फ्रॉम यूज फॉर फाल्डर, कौन सा डिफेंस जो है हेक्टर होम जो है फाल्डर के लिए यूज करते हैं। तो ये कहते हैं कि टेम्पररी इंसेनिटी हो गया था इनको, कुछ समय के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये उस समय गलती कर देते हैं, लेकिन ये फेल हो जाता है। हाउ लॉन्ग इज द सेंटेंस गिवन टू फाल्डर, कितने लंबे समय के लिए सेंटेंस दिया जाता है। तो 3 इयर्स पीनल सर्विट्यूड दिया था, 3 साल के लिए सश्रम कारावास दी जाती है। व्हाट टर्म इज यूज फॉर द पैरोल सिस्टम फाल्डर इज रिलीज अंदर, कौन से टर्म के तहत वो किस प्रकार का रूल होता है जिसके तहत इनको 2 साल के बाद छोड़ा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 ही साल बाद छोड़ा गया है। क्या है, टिकट ऑफ लीव, उसके तहत इनको छोड़ा गया है। What happened to Ruth while Falder was in prison? Happens, क्या रूथ को क्या होता है जब वो प्रिजन में था, तो उसको क्या होता है, सी बिकेम हर एम्प्लॉयर्स मिस्ट्रेस, वो अपने एम्प्लॉयर की ही मिस्ट्रेस बन जाती है। आगे, वाई इज प्ले टाइटल जस्टिस कंसिडर्ड आयरनिक, ये जो प्ले टाइटल जस्टिस है ये आयरनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ जस्टिस तो होता ही नहीं है, ठीक है, हमें लगता है जस्टिस हो रहा है लेकिन जस्टिस है नहीं, एक व्यक्ति सिंपल सीधा आदमी मर गया इस दुनिया से। तो बिकॉज द लीगल जस्टिस सिस्टम इंसल्ट इन अ मॉरल इनजस्टिस, अगर आप लीगल जस्टिस करते हैं तो मॉरली वो इनजस्टिस होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा है, कैसे दोनों को बीच में लाके आप कर पाएंगे ये सोचना पड़ेगा। विच कैरेक्टर सर्व्स एज द फॉइल टू जेम्स हाउ, जेम्स हाउ को फॉइल की तरह कौन, उसके उनके फॉइल के रूप में कौन है, तो वाल्टर हाउ, वो बिल्कुल उल्टा सोचते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिनियन हैं। और ये कैसे, ये थोड़ा सा सिंपल टाइप के हैं, ये थोड़ा सा छूट देना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वेयर वाज फाल्डर प्लानिंग टू टेक रूथ, कहाँ लेके जाना चाहते थे, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, चिली में लेके जाना चाहते थे, साउथ अमेरिका। आगे क्वेश्चन है कि गाल्सवर्दी रिफ्यूज अ नाइटहुड, इन्होंने नाइटहुड को अस्वीकार कर दिया था। जस्टिस लेड टू एक्चुअल चेंजेस इन द ब्रिटिश पिनल सिस्टम रिगार्डिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, दोनों बात सही है, ठीक है,
चेंज हुआ था। हु विजिट्स फाल्डर इन द प्रिजन बट इज रिफ्यूज टू मीटिंग विद हिम, कौन विजिट करता है लेकिन मिलने नहीं दिया था, तो कौन है, रूथ हनीवेल। हु व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ रूथ हस्बैंड, रूथ के हस्बैंड का क्या ऑक्यूपेशन है, बहुत क्लियरली बताया नहीं गया है प्ले में, क्योंकि उस पर कभी फोकस नहीं है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो लेबरर का कोई काम कर रहा होगा, वर्किंग क्लास। ठीक है, हाँ, बस इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बस बता दे रहा हूँ। विच नोबेल प्राइज विनर रोट जस्टिस, तो नोबेल प्राइज विनर बोलने का मतलब क्या हुआ कि इनको नोबेल प्राइज मिला था। किस साल नोबेल प्राइज मिला था, क्या बता सकता है कोई, किस साल इनको नोबेल प्राइज मिला था? 1932 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। और जस्टिस वास्तव में कब जो है परफॉर्म किया गया था, तो 1910 में परफॉर्म किया था गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि डिफेंस काउंसिल का जस्टिस डिफेंस काउंसिल की तरफ से एडवोकेट कौन था, तो फिर से बताइएगा, आप लोग को बता चुके हैं, हेक्टर फ्रोम। फाल्डर की तरफ से कौन है, हेक्टर फ्रोम। देखो क्लीवर बता दी रुचि, यही गड़बड़ी हो जा रही है, चंचल भी बता रही है। कैसे करेंगे आप लोग? फाल्डर की तरफ से जो है कौन है, डिफेंस कौन करेगा? मैं गवर्नमेंट की तो बातें नहीं कर रहा हूं, मैं डिफेंस वाला पूछ रहा हूं। तो फाल्डर का हेक्टर फ्रोम, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है, क्राउन की तरफ से कौन है, वो आपके क्लीवर है। ठीक है, तो ये वाली भी अब क्लास आपकी फाइनली खत्म होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में जो भी आ सकते हैं, सब करवा दिया।